हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए आज हम करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं 128 नंबर क्वेश्चन पर और हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक से क्वेश्चंस। चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसमें है सबसे पहले गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। क्वेश्चन है 128 नंबर, गुण का सिद्धांत किस सिद्धांत से है। तो ये हो जाएगा रीति। और रीति का पता है हमें, रीति सिद्धांत किसने दिया है, आचार्य वामन ने। और इन्होंने क्या कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि काव्य की आत्मा क्या होती है, रीति है। ऐसा किसने माना है, वामन ने माना है। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है कि गुण और अलंकार क्या है, अलग अलग हैं और गुण को अलंकार की अपेक्षा उन्होंने क्या दिया है, अधिक महत्व दिया है। तभी इन्होंने क्वेश्चन बनाया है और ये पूछा है कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है, यानी कि रीति सिद्धांत से, वामन के रीति सिद्धांत से। आगे है, वामन ने क्या क्या दिए हैं, कौन सी रीतियाँ 3 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। 10 प्रकार के गुण माने हैं। शब्द तथा अर्थ को अव्यक्त मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। वैसे 10 प्रकार के गुण बताए हैं, लेकिन शब्द और अर्थ को अलग अलग मानकर उनकी क्या कर दी है, 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य आनंदवर्धन हो जाएंगे, रस सिद्धांत के भर्तमुनि हो जाएंगे और अलंकार के आचार्य भामा हो जाएंगे। आगे देखते हैं। उषा सुनैले तीर बसरस्ती, जल लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। क्या पूछा है कि इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है। सब शक्ति पूछा है। तो अगर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यंग्य किया है तो फिर हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, अगर उसका अलग से ही अर्थ निकल रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगी, व्यंजना संधि। अगर हमें पता लग रहा है कि सीधा देखते ही, जैसे पीछे क्वेश्चन भी आया था कि राम जाता है, तो हमें इसका अलग से अर्थ लगाने का ना तो कोई हमें कोई उसका अर्थ दिखाई दे रहा है, ना ही क्या हो रहा है उसका कुछ अर्थ लगाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सीधा क्या हो जाएगी, अभिधा शक्ति हो जाएगी। अगर ये बोल दे कि उसमें कोई लक्षण दिखाई दे रहा है या फिर उसके साथ की कोई वस्तु के साथ में तुलना की जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, लक्षणा शक्ति हो जाएगी। तो इसमें एक बार देख लेते हैं। उषा सुनैले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यानी उषा सुनैले यानी कि सुबह की शुरुआत का साथ में उन्होंने किसके साथ में की है, लक्ष्मी के साथ के उदय होने के साथ की है। यानी लक्ष्मी के जैसे क्या हुई, वो उदित हुई। ठीक है। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। यानी रात्रि भी क्या हो गई, पराजित हो गई और वो क्या हो गई, जल के अंदर समा गई। ठीक है। सुबह की तो कल्पना किसके साथ में की है, लक्ष्मी के उठने के साथ में। यानी कि लक्ष्मी जैसे प्रकट होती है वैसे ही सुबह भी क्या हो गया, तीर के जैसी बरसती है। और रात्रि के लिए क्या बोल दिया कि जल के अंदर समा गई है, वो भी हार के साथ में। तो ये बोला है कि इसमें कौन सी शक्ति आ जाएगी, लक्षणा शक्ति। यानी लक्षणा के अंदर क्या आएगा, उसके लक्षण होंगे या फिर उसकी किसी के साथ में तुलना दी हुई होगी। आशा करती हूँ कि आपको है ना ये सब शक्ति है तीनों की तीनों इसके साथ के उदाहरण के साथ में क्या है समझ में आएगी। और मैंने इनके तीनों के उदाहरण भी आपको क्वेश्चन के जरिए आपको बताए भी हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक बार देख भी लेते हैं कि अभिता के असमर्थ होने पर, यानी कि सिद्धार्थ नहीं दिखाई देगा, जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ यानी सिद्धार्थ ना दिखाई दे बल्कि उसका लक्षण दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे, लक्षणा कहेंगे। और लक्षणा की 3 शर्तें होती हैं, जैसे मुख्य अर्थ में बाधा, यानी अभिता के अंदर क्या होगी, मुख्य अर्थ में क्या आएगी, अगर मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है तो क्या होगा, सीधा लक्षणा हो जाएगी। लेकिन मुख्यार्थ में बाधा नहीं हो रही है, सीधे मुख्यार्थी में दिखाई दे रहा तो वो क्या हो जाएगी, अभिधा हो जाएगी। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, यानी मुख्य अर्थ भी है और साथ में क्या हो रहा है, लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य भी, लक्षण भी दिखाई दे रहा है। रूढ़ि या प्रयोजन, यानी उनका साथ में प्रयोजन भी होगा दोनों का, तो वो क्या हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है और न ही लक्ष्यार्थ का बल्कि व्यंग्य का अर्थ होता है। आगे देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ जी। आगे है 130 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य
हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रसवादी आचार्य या फिर अलंकारवादी आचार्य या फिर ध्वनिवादी आचार्य, सब के आचार्य हैं वो अलग अलग से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये पूछे यहाँ पे रसवादी आचार्य, तो यहाँ पे हो जाएंगे नगेंद्र। और अलग से भी आगे दिए हैं, जैसे सबसे पहले हैं भरतमुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ और विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज और रामचंद्र शुक्ल। अगर इसके बाद में है तो फिर क्या हो जाएगी, नगेंद्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष के बारे में विश्वनाथ ने क्या पंक्ति बोली है, तो ये बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा रसापकर्षक का दोष है। ये हो जाएगा कि रस ही क्या है, रस का अपरसक ही क्या होता है, काव्य दोष है। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है। ऐसे दो शास्तु विज्ञेया सुरभि नाटकाश्य अतः एव विपर्षित गुणा काव्य सुकृतिता। यानी कि काव्य दोष के बारे में क्या ली है, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र के अंदर काव्य दोष के बारे में लिखी है। और इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी क्या हुआ कि नेट का सिलेबस के अंदर जो कुछ भी दिया है उसका डिटेल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही कोई पंक्ति देकर उनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं, काव्य में कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वह क्या है, काव्य दोष है। वामन क्या बोलते हैं, काव्य सौंदर्याक्षेप हेतु ज्ञाय दोषा ज्ञातव्य। यानी काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य की हानि करते हैं। दंडी दोष को काव्य विफलता का कारण मानते हैं। वामन ने दोष के लिए कुकवितव शब्द का प्रयोग किया है, यानी कहा है कि कुकवितव साक्षात क्या है, मृत्यु है। आचार्य मम्मट ने कहा है मुख्यार्थ हति दोष है, यानी मुख्य अर्थ का अपरसक करे यानी दोष करे तो वह कौन सा है, दो काव्य दोष कहलाता है। माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान। अगर हमें सभी गुण माधुर्य गुण ये 3 गुण दिए हैं, तो अगर इन तीनों के बारे में पता है हम तो आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। और तीनों ऑप्शन के अंदर, चारों ऑप्शन के अंदर हमें अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। तो ये हो जाएगा जो विनती सुन लो हे भगवान है वो कौन सी हो जाएगी, प्रसाद गुण के अंतर्गत आएगी। इसमें पूछा है कि कौन सा माधुर्य गुण का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं एक बार कि विनती सुन लो हे भगवान, ये कौन सी हो जाएगी, प्रसाद गुण की हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी अगर हम भक्ति की नीति की बातें करते हैं तो वो सारी किसके अंतर्गत आएंगी, माधुर्य गुण के अंतर्गत आएंगी। अगर कर ली बजाय बात कि आगे जो रहते हैं तीनों ये किसके हैं, माधुर्य गुण के। यानी मैंने कल भी बताया था इसके अंदर क्या हो जाएगी कि संयोग की बातें हों, प्रिय प्रियतम की बातें हों, आपस में संयोग के मिलन की बातें हो, या फिर कोई भी किसी फंक्शंस वगैरह की, उसकी ध्वनि की, नूपुर की, और कुछ भी संयोग के अंदर कितने भी जितने भी हमारे संयोग की भावनाएं आएंगी वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, माधुर्य गुण के अंतर्गत आ जाएंगी। मंद मंद मुरली बजावत अतर दरी, ठीक है, ये हो जाएगा। अरुण वारिज नयन, नयन भी इसी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि नयन की तुलना की है। और मधुमेह बसंत जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो वसंत जीवन के बारे में, यानी कुछ भी संयोग के कारण उत्पन्न हो रही है भावना, तो वो उसमें क्या जाएगी, माधुर्य गुण आ जाएगा। बाकी एक बचता है हमारा ओज गुण। और अगर ये पूछ ली जाए कि इन्होंने दिया है यहाँ पे ट ठ ड ड, जो ये ट वर्ग की जो ध्वनि है प्रवृत्ति होगी वो किसके अंदर आएगी, ओज गुण के अंदर आएगी। ओज गुण का हमें देखते पता लग जाए या तो युद्ध की या फिर वीरता की बातें क्या है, हमारे अंदर वीर रस जो पैदा करता है वो ओज गुण ही पैदा करेगा। उसको देखते पता लग जाएगा कि ये ओज गुण है। तो तीनों हो गए हमारे। आगे है क्वेश्चन, विभाव के कितने प्रकार होते हैं। विभाव अनुभाव है वो सारे क्या हैं, अलग अलग से पूछ ले जाते हैं कि ये कौन से कितने प्रकार के हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्रकार के। आगे देख लेते हैं। विभाव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें 2 भेद दिए हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के लिए देख लेते हैं कि जिसके प्रति
आश्रय या पात्र यानी कि जिसके प्रति पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो। यानी मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको, राम और सीता। ठीक है, राम के प्रति सीता का भाव है वो क्या है, आलम्बन विभाव बोला जाएगा। ठीक है, और आगे देखें उद्दीपन। उद्दीपन यानी जिसमें आलम्बन के प्रति स्थित भाव उद्दीपित या उत्तेजित हो। यानी राम का सीता के नयन देख के, ठीक है, उनके साथ में कुछ बातें करना, नैन के साथ में बातें करना, तो वो कौन सा हो जाएगा, उद्दीपन हो जाए। यानी राम का सीता के साथ में प्यार है वो क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। ठीक है, ये बताया है पहले उन्होंने, जिसके प्रति, ठीक है, प्रिय का प्रियतम के साथ में दिखाना, तो वो क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। लेकिन उसके बाहों से या फिर उनके अंगों से, उनकी किसी भी ड्रेस वगैरह से, हाथों से, पैरों से, बालों से, नयन से उनके साथ में उनका कनेक्शन दिखाना, वो क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये विभाव कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। इसमें बोला है कि अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो तो फिर सीधा किससे संबंधित होएगा, लक्षणा शक्ति से संबंध होगा। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर मुख्यार्थ बाधा हो रहा हो, बाधित हो रहा हो, लेकिन लक्ष्यार्थ के साथ में क्या हो रहा हो, मुख्यार्थ इसका संबंध, तो वो कौन सी हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया है डिटेल से। औचित्य के आधार पर होता है, क्या बताया कि औचित्य के आधार किसके आधार पर होता है, अर्थ व निर्णय के आधार पर। और औचित्य के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, क्षेमेंद्र हो जाएंगे, और इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सी शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और तीनों मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। आगे चलते हैं, कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। इसमें पूछा कि रिचर्ड्स की कृति कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। ये तीनों क्या है, रिचर्ड्स की कृति हो जाएंगी, लेकिन ये किसकी हो जाएगी, मैथ्यू अर्नाल्ड की। इसमें देख लेते हैं एक बार, ये देखते हैं कि रिचर्ड्स की, आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाएं कौन सी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, साइंस एंड पोएट्री, और इसमें दिया है द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक और इंटरप्रेशन इन टीचिंग आदि हैं। क्या कौन सी हो जाएंगी, आई.ए. रिचर्ड्स की रचना हो जाएंगी। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर मानना है। वर्ण सौंदर्य को पूछा है कि अलंकारों से भी बढ़कर मानना है, तो ये हो जाएंगे भामह। सबसे पहले ही इन्होंने क्या दिया है, अलंकार संप्रदाय बनाया है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। उद्दंडी का काव्य शास्त्र ग्रंथ का नाम हो जाए काव्य दर्श हो जाएगा। और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय की हमने पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं, शब्दार्थों सहित काव्यम, ये परिभाषा तो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, और क्या है ये, अभी तो क्या है, सबसे ज़्यादा ही इसको पेपर के अंदर क्या है, एस्टेट है, फिर नेट के अंदर तो ये पहले बहुत आ चुकी है, अभी तो नहीं आती, लेकिन क्या है, छोटे जो सेट एग्जाम्स हैं उनके अंदर आती हैं। तो ये हो जाएगी भामा हो जाएगी। आगे देखते हैं, भामा ने क्या है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो 6 किसके परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं। मम्मट का हो जाएगा तददोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी। पुनः कवापी का आते ही इसके अंदर पंक्ति के अंदर, तो हम क्या कर देंगे कि मम्मट की पंक्ति है। विश्वनाथ की बहुत ज़्यादा प्रश्न पंक्ति है कि वाक्य रसात्मक काव्यम। आगे देखते हैं, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है, ये पूछा है। तो इसमें हो जाएगा क्या पूछा गया, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, यानी ये हो जाएगा भामह। सबसे पहले चतुर्वर्ग की प्राप्ति को किसने कहा है, आचार्य भामह ने माना है काव्य प्रयोजन को। आगे देखते हैं इसमें, और चतुर्वर्ग में हमने कल भी बताया कि धन अर्थ काम मोक्ष है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे।
इसमें देखते हैं वामन ने काव्य प्रयोजन क्या है, कीर्ति प्रीति को मानना है। और आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनय उन्मुखीकरण प्रीति को मानना है। और कुंतक ने क्या मानना है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया सम्मति उपदेश, परमानंद यानी यश को मानना है। आगे देखते हैं दंडी के काव्य हेतु किसे मानना है। दंडी ने काव्य हेतु किसे मानना है, तो प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। हम इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि दंड देने से, यानी दंडी के दंड देने से हमारे अंदर क्या है, प्रतिभा उत्पन्न होती है। हम शास्त्र ज्ञान का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो तीनों हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसा मैंने परीक्षा के अंदर थोड़ा सा इनको आइडिया लगा के या फिर ट्रिक लगा के थोड़ा याद किया, तो वैसे हम अगर याद रखते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, वैसे रटने से याद नहीं होती हैं। आगे चलते हैं, आचार्य दंडी ने क्या क्या माना है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है इनका, न श्रृंगी की च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। ये इनकी क्या हो जाएंगी, पंक्ति हो जाएंगी। आगे देखते हैं, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठकर उठाती है। यानी कविता है मनुष्य को सभी प्रकार के स्वार्थ संबंधों से संकुचित है, उन स्वार्थ को छोड़ करके उनके ऊपर उस क्या है, उनसे उनके घेरे से ऊपर उठाती। तो ये क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में ही कविता, यानी कविता के संदर्भ में सबके कथन बताए हैं। आगे देखते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नाट्य शास्त्र से संबंधित है और कौन से ग्रंथ का सही क्रम बताना है हमें, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगर हम ऐसे देखते हैं कि अभिनव गुप्त है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा दिया है। अभिनव गुप्त है वो, अभिनव भारती है वो किसका है, अभिनव गुप्त का है। 10 रूपक ग्रंथ है वो किसका है, धनंजय का है। और नाट्य दर्पण है वो रामचंद्र गुणचंद्र का ग्रंथ है। भाव प्रकाशन है वो शारदा तन्ने का है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि सदी कौन से के हैं, किस टाइम्स के हैं, ये सारे तो अभिनव गुप्त हो जाएंगे 10वीं सदी के उत्तरार्ध के। और 10 रूपक के धनंजय की किसके है, 11वीं सदी के पूर्वार्ध की। और नाट्य दर्पण जो रामचंद्र गुणचंद्र की है वो हो जाएगी 12वीं सदी की। और शारदा तन्ने के भाव प्रकाशन है 13वीं सदी की। इनका टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन तो इसका यूजीसी नेट के अंदर रिपीट होता ही होता है कि इनके टाइम के हिसाब से या फिर इनका ग्रंथ है क्या है, सीधा ही पूछ लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य पूछा है। ऐसे ही रस के विरोधी, ऐसे ही ध्वनि के विरोधी, मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो ये हो जाएगा डी, यानी ये विश्वनाथ क्या है, रस के क्या है, रस के सहयोगी या रस को मानने वाले आचार्य हैं। तो इसमें हो जाएगा डी। और क्या है, रस के, ये वक्रोक्ति के क्या हो जाएंगे, सहयोगी आचार्य हो जाएंगे, या फिर मानने वाले सिद्धांत के क्या हैं, आचार्य हैं। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, हमने पढ़ा है। और वामन ने काव्य अलंकार और रुद्रट ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। रुद्रट का क्या हो जाएगा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और मम्मट का क्या हो जाएगा, क्या काव्य प्रकाश। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं या ग्रंथ है वो बार बार देखने से हमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे 145 नंबर क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे क्रोन्चे। आगे देखते हैं, आगे की जो सिद्धांत दिए है वो एक बार देख लेते हैं। प्रत्ययवाद है प्लेटो का, अनुकृति एवं विरेचन है वो त्रासदी और अरस्तु का, इनका भी अनुकृति है। और मार्क्सवाद प्रगतिवाद है कार्ल मार्क्स का, इम्पोर्टेंट है कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद प्रगतिवाद। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है, यानी किस आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं यानी परंपरा संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है, तो ये हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। यानी ये बोला है कि धारणा या फिर परंपरा आ जाए, मानसिक उद्वेगों से मानना, तो ये क्या हो जाएगा, I.A. रिचर्ड्स का, परंपरावादी हैं ये। और इसमें देख लेते हैं, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत इनके दो आलोचनात्मक सिद्धांत हैं।
आगे देखते हैं, गलत कथन बताना है कि कौन सा है इसमें। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, यानी कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण मानना है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है और कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम डिटेल देखते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं कि जो कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और सारे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण यानी शब्दों के द्वारा ही क्या बनाई जाती है, कविता है, तो ये हो जाएगा ठीक। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, ये भी ठीक है, क्योंकि निराला ने क्या किया है, मुक्त छंद की रचना की है। और तो मुक्त छंद में भी क्या है, अर्थ क्या है, किसी भी वाक्य का या फिर कविता में अगर मुक्त छंद है तो फिर क्या है, उसके अर्थ भी लिया जा सकता है। बिंब अमूर्त विषय को साकार बनाते हैं, यानी अमूर्त को क्या देते हैं, मूर्त विषय बनाते हैं। आगे देखते हैं, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी क्या कह सकते हैं कि यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे भी कैसे ये घुमा के पूछ लिया जाता है, बिंब को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बिंब के अनिवार्य तत्व हो जाएंगे बी और डी। इसके मुख्य तौर पर अगर देखते हैं हम डिटेल में, तो क्या है, तीन इसके मूलतः तीन तत्व बताए हैं। कौन से, कल्पना, भाव और इंद्रियता। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट। कल्पना, इंद्रियता तो इतनी बार रिपीट हुई है यूजीसी नेट के अंदर कि पूछो मत। कि इसमें देखते हैं एक बार डिटेल। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये क्या है कि यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें क्या बनते हैं, एक एक ऑप्शन के अंदर क्या दे दी जाती है, इनकी लाइन के द्वारा उनको क्वेश्चन के पूछा जाता है, न कि ऑप्शन एक एक शब्द के पूछ लिए जाते हैं। तो अब जो लाइनों में दिए जाते हैं तो वो ये पूछे जाते हैं कि बिंब शब्द है वो अंग्रेजी के इमेज शब्द का रूपांतरण है, या फिर इनके अंदर अनिवार्यता तो कल्पना, भाव या इंद्रियता, और उसी में से एक दो गलत कर दिए जाते हैं और तीन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं, उनकी डिटेल पढ़ना जरूरी है। तो इसमें देख लेते हैं, बिंब है वो किसका है, इमेज शब्द का रूपांतर है, और जिसका अर्थ है अमूर्त रूप प्रदान करना। हमने पीछे पढ़ा है कि अमूर्त को क्या करता है, साकार रूप देता है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रति छवि है। सृष्टि यानी पुनः सृष्टि है। नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मृत में भाव प्रेरणा होती है, जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। और ये ध्यान रखने हैं कि बिंब के मूलतः तीन तत्व हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। आगे चलते हैं, औचित्य के औचित्य है उसके आधार पर होता है, ये भी पीछे हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा सी, अर्थ और निर्णय। इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, हमने पीछे किया है ये भी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन दिया है, यानी कि सभी के अंदर हो जाएगा। सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय और अर्थ निर्णय। तीन पीछे क्वेश्चन आया था कि औचित्य किसके आधार पर, तो अकेला क्या था, आंसर था अर्थ निर्णय। और ये भी हो जाएंगे सारे, सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय और अर्थ निर्णय, तीनों हो जाएंगे। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है, साधारणीकरण के बारे में बताना कि कौन से कथन सही है, तो ये ऑप्शन बी और सी हो जाएंगे। साधारणीकरण है वो आलम्बन तंत्र का होता है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन तंत्र का साधारणीकरण माना है। और एक हो जाएगा सी, भोज कर्तव्य व्यापार अनिवार्य। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि साधारणीकरण के लिए भोज कर्तव्य व्यापार है वो किसने अनिवार्य माना है। आगे देखते हैं, इसमें ये जो कोटेशन है वो दोनों ही दोबारा रिपीट की तो हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तत्दोषो शब्दार्थ सगुणावलंकृति पुनः कवापी। ये पूछा है कि ये काव्य लक्षण है वो किसके आचार्य द्वारा दिया गया है, तो हमने पहले ये पढ़ा था। तो ये हो जाएगा मम्मट। और अगर इसकी मैं बताती हूँ कि मम्मट की मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, तो क्या हो जाएगा,
मम्मट से मैंने क्या बनाया था इसको मम्मी। और पुण्य का वापिस, अगर उसका पूरा का भी हमें अर्थ नहीं आ रहा है, हमें बस इसकी देखनी है कि ये पंक्ति याद हो जाए तो फिर क्या हो जाए, पुण्य का वापी, यानी पुण्य पुण्य करने के लिए मम्मी क्या करती है, हमें उत्तेजित करती है कि ये कहती है कि ये कार्य है दोबारा करो, और ऐसे गलत करके फिर दोबारा करने से हमें क्या हो जाता है, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हम कुछ क्या छोटी छोटी ट्रिक बनाकर भी इनकी पंक्तियाँ याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दिया गया काव्य लक्षण है वो किसका है, मम्मट का है। और पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण क्या कौन सा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया। और दंडी का कौन सा हो जाएगा, शरीरम ताव दृष्टार्थ वैच्छविन्ना पद्यावली, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं, रस विवेचन में चित्रतुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन बन चुका है, ये किसका हो जाएगा, शंकुक का हो जाएगा। और हमने पहले भी ये किए थे कि इनके आचार्य के सिद्धांत और क्या है, उनके दार्शनिक मत है वो हमें याद रखने हैं। तो भट्ट लोल्लट का हो जाएगा उत्पत्तिवाद, और शंकुक का हो जाएगा अनुमतिवाद, और भट्ट नायक का क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और इनके दार्शनिक भी हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। आगे देखते हैं, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, काव्य गुण की पूछी है कि 10 किसने मानी है, तो ये हो जाएगा भरत मुनि ने। सबसे पहले भरत मुनि ने 10 इनके काव्य गुणों की संख्या मानी है। और वामन ने कितनी है, 10 हमने पीछे पढ़ी है, 10 शब्द और अर्थ के आधार पर है, उन्होंने 10 क्या किए हैं, आगे उनके भेद माने हैं। आगे देखते हैं, भोजराज का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, सरस्वती कंठाभरण। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य का मुख्य उद्देश्य है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से पूछा कि नाटक का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा रसास्वादन, इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि ने सबसे पहले ही इसको रसास्वादन को मानना है। आगे देखते हैं, क्या है, नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें क्या है, पंचम वेद की संज्ञा नाटक को दी गई है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक है, काव्य मीमांसा बहुत बार रिपीट हुई है, देखो कितनी बार क्वेश्चन बन चुका था, ये हो जाएगी राजशेखर की। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसके अंदर कि भरत मुनि ने पंचम वेद क्या कहा नाट्य शास्त्र में, और 36 अध्याय, और लगभग इसमें क्या है 5000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र के अंदर क्या है 36 अध्याय हैं, और लगभग क्या है कितने हैं 5000 श्लोक हैं। आगे देखते हैं, इसमें कवि कंठाभरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे क्षेमेंद्र। रचनाएं तो हमें सभी जितने भी पश्चात्य हैं भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी रचयिता हैं और लेखक हैं उनके सभी के याद होने चाहिए। इसमें देखते हैं, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक नहीं है, अरस्तु के सिद्धांत की पूछी है, गलत बतानी है कौन सी एक नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यानी इन्होंने क्या माना है, प्रकृति का अनुकरण मानना है। किसका पूछा है, ये अरस्तु का पूछा है, यानी प्लेटो के पूछते तो प्लेटो ने क्या कहा है, काव्य का प्रकृति का ही अनुकरण सबसे पहले ईश्वर की देन है ये बोला है, लेकिन यहाँ पे अरस्तु का बोला है, तो ये हो जाएगा प्रकृति का अनुकरण मानना है इन्होंने। तो ये हो जाएगा, देखो तीनों इसमें से देख लेते हैं। कविता जगत की अनुकृति, इन्होंने क्या माना है, जगत की अनुकृति माना है। आगे बताएं, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से क्या है हमें शिक्षा मिलती है, ये तीनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन डी वाला गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमने पीछे पढ़ी है, रिचर्ड्स की रचनाएं हैं, तो ये हो जाएगा ए। और इसमें अगर आगे देखते हैं तो प्लेटो क्या हो जाएगी इयोन, और क्रोंचे की एस्थेटिक, और इलियट की कौन सी हो जाएगी द सेक्रेड वुड। आगे देखते हैं, किसकी मान्यता है कि उदात्त अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। अगर कहीं पे भी हमें उदात्त और औचित्य, अगर उदात्त तत्व की अभिव्यक्ति दिखती है, काव्य में उदात्त तत्व दिखाई देता है, या फिर लाइन के अंदर हमें उदात्त दिखता है, तो वो किसका हो जाएगा, लोंजाइनस का हो जाएगा, क्योंकि लोंजाइनस ने ही क्या है उदात्त व्यक्ति दी है। और इन्होंने क्या माने थे, 5 क्या है कविता के उदात्त तत्व के माने थे, और 3 विरोधी तत्व माने हैं।
अगर आपको याद हो तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसमें आगे देखते हैं 2 रचनाएं दी हैं। मैथ्यू आर्नल्ड की है कल्चर एंड अनार्की, इम्पोर्टेंट है ये भी, और साउदर्द यानी शॉर्ट है वो ल नोसी है। आगे देखते हैं कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं। देखो कितने क्वेश्चन, रसवादी आचार्य, धन्यवादी और अलंकारवादी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखते हैं, अच्छा अलंकारवादी हो जाएंगे आनंद वर्धन। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले दिया है भाम्य का क्या है काव्य अलंकार, जयदेव का है चंद्रालोक, इम्पोर्टेंट है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक और केशवदास की कवि प्रिया हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चन में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।